नमस्कार, मार्केट अपन चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। गुरुवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, और एक अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन आज आपने मार्केट्स में देखा, जहां पर फर्स्ट हाफ में बढ़िया तेज़ी थी, फिर वो इजराइल की खबरें बीच में उठी, लेकिन एक्सपायरी थी तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा वॉलेटाइल रहना ही था सेशन। और उस वॉलेटिलिटी के बीच में मार्केट्स में बिकवाली आई, और बिकवाली के बाद डे लो के आसपास मार्केट्स ने कुछ देर पहले तक टच किए, फिर वहाँ से स्लाइटली रीबाउंड, जो आखिरी के एडजस्टमेंट्स होते हैं बेसिकली, वो आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन मार्केट्स ने आज दिखाया। इस वॉलेटाइल सेशन में आज की कंट्रीब्यूटर रहे बैंक्स और आईटी, जहाँ पर एक समय पर तेज़ी की वजह भी यही थे और बाद में बिकवाली की वजह यही बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक 400 अंकों की फॉल के साथ बंद हुआ। आईटी और उसमें पीएसयू बैंक करीब 12-13 अंकों का यानी फ्लैट टू नेगेटिव रहा। प्राइवेट बैंक जो है वो 1% नीचे बंद होते हुए दिखाई पड़े। आईटी इंडेक्स में इन्फोसिस के नंबर्स अवेटेड हैं सबसे पहला, और जो दूसरा बड़ा नंबर जो आज आना है वो इन्फोसिस का ही है। इन्फोसिस के नंबर से पहले एक स्पाइक आया था इन्फोसिस में, जहाँ खरीदारी थी, और बाद में ही बिकवाली हायर लेवल से मार्केट्स में देखने को मिली, तो प्रेशर आईटी में बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज जो हाल फिलहाल की तेज़ी थी, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग एक साइड में हमारा राजा बैटरी में, ऑटो में करीब 182-1% के आसपास का फॉल वहाँ था। 1/4% नीचे बंद हुआ आईटी इंडेक्स भी, जहाँ पर तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी आज सुबह से ही प्रेशर में था, 1% की बिकवाली वहाँ देखने को मिली। मेटल में दबाव था। ओवरऑल पहले एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बाजार में शायद कोई एक फैट फिंगर का फॉल था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई फ्रीक ट्रेड नहीं था। मार्केट्स में वो जो फॉल आया वो मार्केट ने सस्टेन किया, और धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली मार्केट डे लो की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा, और तेज़ बिकवाली मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लास्ट आवर में बिकवाली और गहराई। कैश मार्केट के शेयरों में फिर भी उतनी बिकवाली नहीं थी जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी। तो मिड कैप स्मॉल कैप आप कह लीजिए कि प्रेशर में तो थे, लेकिन हायर लेवल से रादर, लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था जितना फ्रंट लाइन इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो बिकवाली ओवरऑल थी, और जो इंडेक्स में आज ट्रेड करते होंगे उनको तो ज़्यादा ही समझ में आया होगा कि मार्केट की वोलेटिलिटी किसे कहते हैं। लेकिन एक वीक सेशन इन टोटल मार्केट्स में आज दिखाया, जो फर्स्ट हाफ में नहीं लग रहा था कि वीक होगा, लेकिन सेकंड हाफ तक लगते आते आते कहीं ज़्यादा वीक होता हुआ दिखाई पड़ा। अब कल से 2-3 बड़े ट्रिगर शुरू हो रहे हैं। पहला, अर्निंग्स को अब आप और बढ़ता हुआ देखेंगे, प्रबल होगा। आज इन्फोसिस के नंबर हैं, बजाज ऑटो के नंबर हैं, कल विप्रो के नंबर हैं, फिर धीरे धीरे आप मंडे पहुँचोगे तो रिलायंस है और बाकी हैवी वेट के नंबर शुरू हो जाएंगे। हैवी अर्निंग्स का टाइम अब शुरू हो रहा है। वन, कल से चुनाव का पहला चरण शुरू होने जा रहा है 19 अप्रैल से, तो वो एक बड़ा ट्रिगर बनेगा। तो ये भी एक है, प्लस खबरें आ ही रही हैं लगातार, न्यूज़ फ्लो बन ही रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज और ट्रिगर्स को मार्केट और इम्पॉर्टेंट तरीके से देख रही है। बाकी रुपया लगातार वीक है। कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर अपमूव था, वो थोड़ा डाउनवर्ड में बदला। इजराइल और ईरान को लेके किस तरह के अपडेट्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फेड को लेकर आउटकम क्या आएगा वो कल मार्केट देखेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बाजार कीनली वॉच कर रहा है। बट अदरवाइज ट्रिगर बहुत सारे आ चुके हैं, और अब हम ट्रिगर के लीड साइड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट इज़ अर्निंग्स में आईटी अर्निंग्स, ऑयल एंड गैस अर्निंग्स, ऑटो अर्निंग्स, ये सब अर्निंग्स का सबसे पहला सामने खड़ा हुआ अर्निंग है, और सबसे हैवी वेट अर्निंग्स है। तो इनके ऊपर आपको नज़र बना कर रखनी होगी। अदरवाइज भी बाकी क्योंकि चुनावी सेशन है, माहौल है पूरा, तो डोमेस्टिक फ्रंट पर ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर आपको अदरवाइज नज़र रखनी होगी। तो ये सारे इवेंट्स फुल और ट्रिगर बेस्ड चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। बाकी इन्फोसिस के नंबर्स के लिए मार्केट एस्टिमेट लगा रहा है कि थोड़े वीक साइड पर नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अगर वीक नंबर आते हैं और बहुत वीक नंबर आते हैं तो शायद कल एक डाउनवर्ड स्टॉक में डाउनवर्ड खुलेगा, और उसके बाद फिर वहाँ से वापस शायद पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नंबर है वो बजाज ऑटो का अच्छे नंबर आने का अनुमान है बाजार में। लेट्स सी कैसे वहाँ पर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बाजार कीनली वॉच करेगा। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल मेघा जी का है, मेघा सोमानी का। एक्साइड बैटरी पर क्या व्यू है? 40% तो मिल रहा है, होल्ड करूं? मेघा जी, ऑलरेडी अगर आप 40% ले रहे हो तो निकल जाना चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ एक्साइड के मूवमेंट से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक्साइड में बहुत जल्दी इतना बड़ा मूवमेंट आया है। पिछले 8 सेशन के अंदर जो शेयर 100% का तेज़ी दिखा दे उसका प्रॉफिट टेकिंग तो बनता ही था। तो प्रॉफिट टेकिंग आज आ गया, और बैन से बाहर भी आया, जेफेंड हो गए, तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है। तो अगर आपको मिल रहा है मौका
तो आप उसका इस्तेमाल करके एटलीस्ट 50% प्रॉफिट मिल रहा है आपको, और मोर लेस, तो आप 50% हिस्सा तो निकल ही जाइए। बाकी शेयरों के साथ आप भले बने रहिए, लेकिन अभी के लिए प्राइमा फेसी थोड़ा कैपिटल निकालने में कोई बुराई नहीं है। एस्टर डीएम, दीपक सर अभी तो डिविडेंड आना है इसमें, आप वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस, क्योंकि आप जो एस्टर डीएम ने रिसेंटली एक असेट बेचा था, उस असेट बेचने के बाद उनको डिविडेंड आया था, स्पेशल डिविडेंड देना है, तो स्पेशल डिविडेंड ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, शायद 28 तारीख उसकी डेट भी एक्स डेट है या रिकॉर्ड डेट, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना उसको, लेकिन वही एक ट्रिगर है इसके साथ। तो अगर आप डिविडेंड के लिए ले रहे हो तो डिविडेंड एक पार्ट रहेगा, लेकिन ये मत भूलना कि आप डिविडेंड जैसे ही एक्स होगा तो भाव भी उतना ही एडजस्ट हो जाएगा। सो अगर आप बहुत समय से होल्ड हो तो आप इसके शायद बेनिफिशियरी बनोगे भी, लेकिन अगर डिविडेंड के लिए ले रहे हो तो इस पार्ट को आप ध्यान रख कर ही अपनी पोजीशन को ऐड करना है इसमें। दीक्षित जी का सवाल है, GQG इंक्रीजिंग स्टेक इन अदानी स्टॉक्स रिसेंटली। दीक्षित जी देखो, GQG का इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के अंदर था वो प्राइमा फेसी अपने बॉटम पे उन्होंने किया था, जब अदानी बिल्कुल बॉटम पर था, लेकिन वहाँ से वो स्टेक ऐड कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा क्योंकि वो जहाँ जहाँ QIP आ रहे हैं, प्रेफरेंशियल आ रहे हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अब वो अगर स्टेक बढ़ा भी रहे हैं तो बहुत रिलेवेंस नहीं है कि मेजर स्टेक तो ऑलरेडी ले चुके हैं वो, अब थोड़ा थोड़ा स्टेक ऐड कर रहे हैं। लाइकवाइज जैसे वो आया पतंजलि का, क्योंकि पतंजलि में फंड रेज हुआ, उसके बाद स्टेक ऐड हो गया, बाद में पता चला कि वो पूरा 11 नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एडिशन स्टेक और लिया है। वोडाफोन में आ गया GQG, तो एडिशन तो कर रहे हैं वो अलग अलग फंड्स में, बट हाँ अदानी के अंदर अदरवाइज भी बहुत कोई स्टेबल ख़राब सिचुएशन नहीं है, स्टेबल सिचुएशन है। जैसे ट्रांसमिशन के नंबर आए अभी Q4 के, अपडेट अच्छा अपडेट था, कोई खास ख़राब अपडेट नहीं था, ठीक ठाक अपडेट था, वो अच्छा है। अदानी पोर्ट का अपडेट बहुत अच्छा आया था। तो यहाँ सिचुएशन वाइज वीक तो नहीं है कहीं से भी स्टॉक्स, बट क्योंकि पॉलिटिकली इंक्लाइंड सब मानते हैं इसको, सो इसलिए एक उसके रिएक्शन देखने को मिलते हैं आमतौर पे, लेकिन अदरवाइज आप नंबर्स देख रहे हो तो ठीक है, अगर फॉल मिले तो बढ़िया मौका मिलेगा आपको ऐड करने के लिए। बाटा इंडिया एंड पतंजलि, प्रेम सर बाटा के केस में तो यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पतंजलि के केस में ये है कि अभी वो GQG का एडिशन था इसलिए वो चला था उस दिन, लेकिन जो GQG के बाय आया था 4 से लेके 11%, वो 4 से 11% नहीं है, उसमें कुछ फैक्चुअली करेक्शन था, वो एक्सचेंज ने ठीक से डाला नहीं था, तो इसलिए वो शायद 4 से 9 है, 4 से 8 है, तो 4 से 11 नहीं है। सो इसीलिए आप होल्ड तो कर ही सकते हो, बट पहली प्रेफरेंस में निकलने के लिए एक सिचुएशन पतंजलि की ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को आप ज़्यादा लंबे अवधि के लिए होल्ड कर सकते हो कंपेरेटिवली पतंजलि के। नंबर दोनों पे आप नज़र रखना। शुक्रिया वकील अहमद साहब। पहली चीज़ तो सर टाटा मोटर्स के केस में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है। ये 200 रुपये चलता हुआ शेयर 1000 रुपये पहुँच गया, आउट ऑफ साइट था जब ये 200 रुपये के आसपास था, और फिर वहाँ से चलता हुआ शेयर अब इन लाइट आ गया, इन साइट आ गया जब वो 1000 रुपये पार हुआ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 18% के आसपास में पब्लिक शेयर होल्डिंग पहुँच चुकी है। पब्लिक शेयर होल्डिंग वो नहीं होती जो प्रमोटर के अलग होती है। आप जब भी एक्सचेंज में कभी होल्डिंग देखते हो तो पहला नाम आता है प्रमोटर का, दूसरा नाम आता है पब्लिक का। तो प्रमोटर के बाद पब्लिक जब आता है उसमें फंड्स भी होते हैं, तो फंड्स को हटा के, FIs को हटा के, सबको हटाने में जब रिटेल पब्लिक जो आती है वो 18% हो गई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, रिटेल निवेश जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, निवेशक जहाँ सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा चहेता हो जाता है रिटेलर्स को, तो उसमें आमतौर पर मूव आते नहीं हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है, आ जाए बात अलग है, लेकिन आमतौर पर नहीं आते हैं। सो उसमें आता है टाटा मोटर्स का नाम, इवन टाटा पावर का नाम। इसलिए इनकी तेज़ी हमेशा कैप होती है, जहाँ भी तेज़ी आती है रुक जाती है, क्योंकि रिटेलर्स तुरंत इसमें एक्टिव हो जाते हैं। सो इसलिए एक बार को आप अगर आप गेन पे हो तो आप एटलीस्ट थोड़ा गेन ले लो। आप डीमर्जर की स्टोरी प्ले करना चाह रहे हो, EV और PV की, तो आप बने रह सकते हो, लेकिन CV और PV की। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। सो अब नए पोजीशन के लिए एटलीस्ट आप होल्ड करो, नीचे मिले ज़्यादा बेटर है। वेदांता के 300 के रेट पर 1000 शेयर हैं। पटेल साहब देखो, एक ही चीज़ है पहले तो कि वेदांता की स्टोरी जो पहले चल रही थी वो इसलिए चल रही थी कि इसमें डिविडेंड प्ले स्टोरी वो अच्छी प्ले होती थी। तो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देता था वेदांता को, और वेदांता देता था PLC को। वेदांता PLC जो उनके पेरेंट है उनको, तो उसलिए अच्छा डिविडेंड वहाँ पर आता था। बट विद टाइम क्या हुआ कि हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड आने बंद हो गए,
वेदांता ने डिविडेंड देने बंद कर दिए। अब हिंदुस्तान जिंक के नंबर हैं कल, लेट्स सी क्या नंबर आते हैं, क्या डिविडेंड देते हैं वो लोग, तो वो डिविडेंड फर्दर वेदांता आगे पास ऑन करेगा। फिर धीरे धीरे कंसर्न उठा कंपनी के डेट को लेकर, जो है कंसर्न, प्रमोटर की 99% होल्डिंग गिरवी है और वो शायद घटा भी दी उन्होंने, लेकिन फिर भी बड़ी हिस्सेदारी गिरवी है एंड प्लस उनके पास डेट भी है। तो ये होता तो अलार्मिंग सिचुएशन है। हायर डेट एंड हायर प्लेज इज़ ऑलवेज अलार्मिंग। लेकिन ठीक है, अभी बाजार में चल रहा है शेयर तो बात ही अलग है। आपको पैसा बन रहा है तो आप एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कैपिटल तो निकाल ही लो, और मुफ्त के शेयरों के साथ जितने समय तक बने रहो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये कमोडिटी बेस्ड साइकिल है, सिल्वर में तेज़ी आई, सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हिंदुस्तान जिंक है जो इनकी सब्सिडरी है, तो अगर कहीं भी मेटल के मूवमेंट से इनको रियलाइजेशन इंप्रूव होता है, नंबर अच्छे हो जाएंगे, और नंबर अच्छे हो गए तो शायद डेट रीपेमेंट भी कर लें, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इसीलिए एक बार को आप एटलीस्ट थोड़ा कैपिटल निकाल लो और थोड़ा पोजीशन साथ बने रहो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर अच्छी हो गई, इंप्रूवमेंट हो गई सिचुएशन, तो आपका कैपिटल निकला हुआ है, आप जो बचे हुए शेयर उनसे निकल जाओगे ऊपर। और अगर आपकी सिचुएशन में ख़राब हो गई तो एटलीस्ट आप कैपिटल निकाल ही चुके हो, तो बहुत कुछ खोने के लिए नहीं रहेगा। इसलिए ये काम आप कर सकते हो एक बार को यहाँ पे। व्हाट हैपेंड टू सन फार्मा स्टॉक, वाई इज गोइंग डाउन? समांथा जी देखो, रोज़ चला था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई के बाद से लगातार नीचे आ रहा है। ये तो मोमेंटम है। एक टाइम पर भारतीय एयरटेल नहीं चल रहा था, आज वो अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। उस समय पर टाटा मोटर अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था, अब वो नीचे है ऑल टाइम हाई से। एक टाइम पर सन फार्मा ऑल टाइम हाई बना रहा था, अब वो नीचे आ गया है। सो इट्स नॉर्मल मोमेंटम मार्केट का, बने रहने में कोई हार्म नहीं है। सन फार्मा इज़ अ वेरी गुड कंपनी, लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और वैसे भी फरवरी और मार्च के दौरान जितने भी म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने ज़्यादातर या तो फार्मा ऐड किया है या एफएमसीजी ऐड किया है। सो आप वैसे भी सेफ साइड पर हो, बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं, तो आप बने रहो, इसमें कोई ऐसी हार्म नहीं है। अच्छी कंपनी है और टाइम दोगे तो शायद पैसा बन जाए, बट अगेन ये छोटे मोटे ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ठीक है, चलने दीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली देखते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ सन फार्मा इज़ अ गुड बेट अदरवाइज। ओके, HDFC बैंक, BEL, एमटार, टाटा टेक में आउटराइट बाय कर सकते हैं क्या सर? ऑल्सो सजेस्ट सम स्टॉक्स टू बाय एट CMP। तो मंगेश जी देखो, HDFC बैंक इज़ अ गुड बैंक, आउटराइटली बाय करने के लिए 1380 का लेवल इज़ अ गुड लेवल टू। 1380, 1400, 1420 ये कहीं आ जाए इस लेवल पर, तो आप आउटराइटली जा सकते हो उसमें। वन एमटार केस में एक बार को, क्योंकि प्रमोटर का सेल ऑफ चल रहा है, इसलिए एक बार को अभी मैं अवॉइड करने की बात बोलूँगा कि उसको अभी आप अवॉइड कर सकते हो। तीसरा नाम था आपका, शायद मिस हो गया, कहाँ गया तीसरा नाम, मिस कर गया और सवाल भी निकल गया, पता नहीं कहाँ। लेकिन इन दोनों तो एटलीस्ट आप ये कॉल ले सकते हो। बाटा इंडिया था शायद, बाटा इंडिया के केस में आप थोड़ा थोड़ा आउटराइटली ले सकते हो। मतलब अगर आप 100 लेना चाह रहे हो तो 100 में से मान लो आप 50 तो यहीं ले सकते हो। इस तरह की सिचुएशन जहाँ बहुत डिस्ट्रेस है, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में कामकाज कर रहे हैं, उनको आप एक बार को ऐड कर सकते हो। बट जहाँ बहुत ज़्यादा बज़ वर्ड है, उनको आप अवॉइड करो। अच्छा हाँ, चौथा था टाटा टेक। टाटा टेक के केस में मंगेश सर यहाँ नहीं, आपको कहीं 880 850 के अराउंड मिले, वहाँ एक बार को आप आउटराइटली बाय कर सकते हो। अभी के लिए आउटराइटली नहीं बोल सकता मैं बाय करने के लिए। एटलीस्ट आप आउटराइटली वैसे ही मार्केट में ऐसी सिचुएशन में नहीं आता, जब बहुत स्ट्रेस्ड सिचुएशन होती है ना, तब बाय करो। अगर मान लो इन्फोसिस के नंबर आते हैं वीक, जो अनुमान भी बाजार लगा रहा है, और कल इन्फोसिस एक बहुत स्टीप नेगेटिव रिएक्शन दे देता है, तो एक बार को आपके लिए मौका होगा बाय करने के लिए वो वीकनेस में, क्योंकि ऑलरेडी इन्फोसिस टूटता हुआ चला आ रहा है और टूटने के ऊपर ख़राब नंबर पे टूटेगा अगर कल टूटता है तो आप एक बार कोई ऐसा कुछ कॉल ले सकते हो। बट अभी पता नहीं क्या नंबर आएंगे, क्या चीज़ें, उसके हिसाब से देखना आप। अदानी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन कब चलेगा? आकाश सर, ये तो मैं नहीं बताया था कब चलेगा, बट अदानी ग्रीन ऑलरेडी बढ़िया चला हुआ है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन नहीं चला है, मैं मानता हूँ, लेकिन अदानी ग्रीन अच्छा चला है। और वो 1450 रुपये जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आया था, उसके बाद 1900 भी दिखा कर आया। सो मुझे ये नहीं पता कि आप किस तेज़ी की बात कर रहे हो। और लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की अगर आप बात करो तो हाँ, वो ज़रूर 1060, 1020, 1160, 1020 इस रेंज में घूम रहा है मोटा मोटा। तो एक बार 1160 निकल जाए, नंबर्स अच्छे आ जाएँ, ब्रीच कर गया तो बात अलग है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस दिन अदानी एनर्जी ने अपना 1160 का लेवल पार करके क्लोजिंग दे दिया, या 1220 के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दिया, तो इसमें एक बढ़िया तेज़ी आ सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस कंसोलिडेशन में घूम रहा है। तो उसको आप ध्यान देकर फिर आप कॉल ले सकते हो अकॉर्डिंगली।
ओके जी, आगे बढ़ते हैं सर। आइडिया एफपीओ इक्विटी ऑफर इज बिगर देन आईटीसी एंटायर इक्विटी। नहीं मलिक साहब, थोड़ा सा इसमें आपको अंतर बताता हूँ। आइडिया का जो टोटल इक्विटी है वो है 4880 करोड़ शेयर। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर वाली कंपनी है, जिसके सबसे ज़्यादा बाजार में शेयर हैं। मतलब मार्केट में नहीं है, ओवरऑल शेयर सबसे ज़्यादा है। तो आईटीसी उसमें 5वें नंबर पे आता है। इसके बाद आता है आईओसी, आईओबी, ओएनजीसी, ये सब नाम आते हैं बीच में। तो पीएसयू बहुत है उसमें। वो आज शायद मैं कर भी दूँ ट्वीट, पता नहीं, देखूंगा अभी। तो अब रही बात आपके वोडाफोन के एफपीओ की। वोडाफोन अपना एफपीओ लेके आ रहा है 18,000 करोड़ का, विच इज़ द लार्जेस्ट एफपीओ एवर। इससे पहले 16,000 करोड़ का एफपीओ था यस बैंक का, उसके बाद ये एफपीओ आ रहा है। इस एफपीओ को लेकर क्या करना चाहिए? इस एफपीओ में 11 रुपये पे वोडाफोन का एफपीओ आ रहा है, 13 साढ़े 13 रुपये पे शेयर है। सो अगर मान लीजिए आप एफपीओ में अलॉट करते हैं, 1290 रुपये का एक लॉट है जो एफपीओ का है, 1280 1290 का। तो मान लीजिए आपने अगर एक लॉट लिया और एक लॉट आपको मिल गया, तो आपके लिए रिस्क है 1200 रुपये या जो भी अमाउंट 10 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये का रिस्क है। वो 12,000 रुपये के एक लॉट पे अगर आप ले लेते हो, मान लो 11 रुपये में आपको अलॉट हो गए, तो जो भी पैसा 14-15,000 रुपये लग रहे हैं आपके, वो आपको 13 रुपये पे तो इमीडिएटली बिक जाएगा हाथ के हाथ ओपन मार्केट में अलॉट होते ही। सो पहली चीज़ तो ये रिस्क कम ही है। आपको ऑलरेडी करीब करीब 12-15% का प्रीमियम मिल ही रहा है मार्केट में। सो आप एफपीओ अप्लाई तो कर ही सकते हो एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी में। और एक और चीज़ श्योर है कि अगर मान लो वोडाफोन आइडिया ने पूरा 20,000 करोड़ रुपये जुटा लिया, जो लग रहा है जुटा लेंगे, तो 2 साल 1 साल का सर्वाइवल तो इस कंपनी को मिल ही गया ना, क्योंकि 20,000 करोड़ तो आ ही गए। उसका इस्तेमाल कंपनी करती रहेगी एक्सपेंशन में, जैसे मर्जी करें। सो कुछ हद तक तो सिचुएशन इंप्रूव होगी ही, तो वो आपको 2-4 रुपये का लीवरेज दे देगा। तो मीडियम टर्म या मोमेंटम के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बट अगेन बहुत स्मार्टली आपको खेलना होगा इसके अंदर, तभी आप करना, वरना इसमें फंसने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उस हिसाब से आप देख लेना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में क्या करें सर? 18,000 क्वांटिटी 120 पे। आशीष जी, शायद आप पहले भी सवाल पूछ चुके हो। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये शेयर नहीं चला। मतलब जिस दिन से लिस्ट हुआ तब से लेके अब तक इसने अपना लिस्टिंग का प्राइस 1-2 बार ही शायद पार किया, और बहुत बड़े अंडर परफॉर्मेंस में से एक नाम है ये भी। वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। कोई भी दिन तेज़ी मिले, कोई भी दिन अप मूव मिले तो आप निकल जाओ, बट एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है इसमें अपने साथ, ताकि अगर कभी अगर नहीं मिला वो अपलू और वो नीचे का एक गोता मार जाए तो आप एटलीस्ट अपना निकल जाओ। वो आप अपने हिसाब से देख लो, जो आपका जहाँ आप रिटर्न अपना रिस्क मैक्सिमम उठा सकते हो वहाँ तक का एक स्टॉप लॉस ले लो और उसके हिसाब से आप कॉल लो। लेकिन इसमें मोमेंटम नंबर्स पे आएगा, क्योंकि लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट में आ जाए तो। दूसरा, कोई अगर खरीद ले इसको तो ये दो चीज़ें हैं। 60 रुपये का शायद इसका प्राइस था, इशू प्राइस 90 के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद आप ऊपर के 140 आपने 120 पे लिया है। सो यही कहीं आप जहाँ लिस्टिंग प्राइस है वो या 90 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा लो और अकॉर्डिंगली बने रहो। बाकी देखते हैं क्या होता है। पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज लिमिटेड, एक ही जवाब है सर। कोई भी आईपीओ अगर आप पैसा डाल रहे हो तो या तो अगर आप आईपीओ में पैसा डाला है आपने आईपीओ के लिए, तो बेटर इसकी आप लिस्टिंग पे निकल जाओ, अगर लिस्टिंग गेन हो या लॉस हो। और लॉन्ग टर्म के लिए तो नंबर्स पढ़कर फिर आप कॉल लो। एक दिन में या 6 महीने में या 1 क्वार्टर के नंबर देख के मैं नहीं कह सकता नंबर कैसे हैं। हालांकि नंबर इस क्वार्टर के इनके ठीक थे, बट अदरवाइज यही कहूँगा कि आप एटलीस्ट अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हो तो नंबर्स को देखते रहो, नंबर मिलते जाए तो आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। ये लैंडमार्क से हल्का ही बिजनेस है इनका, वो प्रीमियम में ज़्यादा है, ये पॉपुलर में ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली कॉल लेना। इनका फोर्टे भी छोटे हिस्से में है। अभय जी का सवाल है, हेलो सर, आई एम योर फैन, थैंक यू सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली प्रोवाइड फंडामेंटल व्यू ऑन अदानी एनर्जी सोल्यूशन। देखो सिंह साहब, अदानी एनर्जी सोल्यूशन बेसिकली ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर कामकाज करती है। कुछ इनके इंडिविजुअल भी, आउटसोर्स भी और साथ साथ ग्रुप के अलग बिजनेस के भी। इस क्वार्टर के नंबर में बेटर नंबर था क्यू ऑन क्यू साइड पर और वाई वाई साइड पर ट्रांसमिशन की लाइन्स का अच्छा नंबर था, और नई कैपेसिटी जो ऐड कर रही है उसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलना चाहिए। इसके लिए नंबर क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव तो हो रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर का नंबर इंप्रूव हो रहा है तो वैल्यूएशन अपने आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा, एक ही जगह पे खड़ा है शेयर क्योंकि। सो ये एक पार्ट अच्छा है, बट यहाँ पर सबसे बड़ा ट्रिगर जिसकी वजह से मैं इसको मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ कि आप इसे होल्ड कर सकते हो या रख सकते हो या ले सकते हो, उसकी वजह है जीक्यूजी की खरीदारी। 760 रुपये में उन्होंने खरीदारी की, और सबसे कम रिटर्न देने वाला जीक्यूजी कोई स्टॉक अगर इस ग्रुप में है तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने अपनी होल्डिंग और बढ़ाई भी है। सो इसलिए एक बार को मुझे लग रहा है कि आप इसमें अभी बने रह सकते हो। रिस्क वाइज ये थोड़ा कम रिस्की है, अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हो। बाकी सर, इनग्रीविया 30% प्रॉफिट बुक
प्रॉफिट या होल्ड, डालमिया भारत लेना चाह रहे हैं, ले क्या करें? तो संयम जी, इन ग्रेविया केस में आप होल्ड भी कर सकते हो और थोड़ा प्रॉफिट ले भी सकते हो, क्योंकि चला अच्छा है। 380 का स्टॉप था जो हिट नहीं हुआ, और उसके शेयर चलते हुए 500 के प्लस भी आ गया, तो थोड़ा प्रॉफिट ले लो, कोई रिस्क मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ, तो बहुत ज़्यादा खोने के लिए है नहीं इसमें कुछ। वापस चलना शुरू हो जाएगा। 800 रुपये का शेयर टूट के 380 आ गया था। सो 830 का 380 है, तो 90 और उल्टे हुए थे। लेकिन आप अदरवाइज बने रह सकते हो, एंड कोई मोमेंटम मिल रहा है, सामने प्रॉफिट है, बाजार अनसर्टेन है, तो थोड़ा लेने में कोई बुराई भी नहीं है। रही बात दूसरी आपकी पोजीशन की, तो उसके केस में आप एटलीस्ट डालमिया भारत इज़ अ गुड बेट, बट स्मॉल क्वांटिटी में आप ऐड करो, क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ नहीं रहे हैं। तो आज ही एक नोट भी आया था कि जो दाम बढ़ाए थे वो भी वापस लेने पड़े, डिमांड इतनी नहीं आ रही है। सो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन के बाद डिमांड आनी चाहिए। सो लेट्स सी कैसे क्या काम करता है, बट एज ऑफ नाउ आप थोड़ा क्वांटिटी में उसमें ऐड कर सकते हो। ओके जी, सुमित सर राम राम। एस्ट्रा माइक्रोवेव में क्या करें? और अपोलो माइक्रो सर, दोनों में मोमेंटम के लिए प्ले करो। मयंक सर, चला बहुत है एस्ट्रा माइक्रोवेव वैसे तो रिसेंटली, डिफेंस की स्टोरी के ऊपर बहुत चला, ड्रोन स्टोरी पे बहुत चला, तो थोड़ा हल्का होना बनता भी है। और लाइक वाइज अपोलो माइक्रो भी, सो बेटर है मोमेंटम अगर मिल जाए, प्ले कर पाओ तो प्ले कर लो। एल्स लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए या कुछ अगर डिफेंस में अभी लेने के लिए आप देख रहे हो, तो BEL फिर भी बेटर दिख रहा है, उनको आप देख सकते हो। अदरवाइज व्यू ऑन बैंकिंग स्टॉक, HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, इनमें से कोई नहीं चल रहा, बट दीज आर द बिगेस्ट प्लेयर। व्हाट शुड वी डू इन बैंकिंग एंड NBFC? देखो पलाश सर, बैंक्स ने परफॉर्मेंस दिया नहीं है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। जो भी चले लोअर लेवल से चले और PSU चले, इस बार की तेज़ी को PSU ने लीड किया है, तो प्राइवेट में वैल्यू है, और ऐसे टाइम पर आप ऐड कर सकते हो, इन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हो बेसिकली, बिकॉज दे आर द बेस्ट। ICICI को आप इसमें नहीं डाल सकते, ऐसे ने अपना नया हाई काटा है। HDFC नहीं चला है, HDFC चल सकता है। एक्सिस चला है, कोटक नहीं चला है। सो बहुत केस टू केस बेसिस पे चले और नहीं चले हैं। अब चलने की परिभाषा आपकी क्या और मेरी क्या, वो बहुत अलग है। 15-20% इज़ गुड रिटर्न, आप उससे ज़्यादा चाह रहे हो तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ICICI ने दिया है, अपना ऑल टाइम हाई काटा है रिसेंटली। सो बट दैट इज़ राइट कि हाँ, बहुत कंपेरेटिवली उतने नहीं चले जितना बाकी PSU चले हैं। सो यू कैन होल्ड इट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक लेवल के बाद PSU महंगा हो जाएगा, तब प्राइवेट सस्ता लगेगा, तब प्राइवेट चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी के माहौल में थोड़ी क्वांटिटी रखना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ट्रिगर ऐसे हैं जो कि अनसर्टेन है, चाहे वॉर जैसी सिचुएशन हो, चाहे इलेक्शन हो, चाहे अर्निंग्स हो। सो जब अनसर्टेनिटी होती है ना, तो थोड़ा बाजार स्केप्टिकल होता है। जैसे आज था, कहीं ड्रॉप मिल जाए तो उसका फ़ायदा उठा के आप एक बार को कॉल ले सकते हो। ये क्वालिटी नेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, चले नहीं है तो आप किसी बड़े जर्क में लो तो ज़्यादा बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी पोस्ट कर देंगे ये। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल 3:30 बजे, नहीं आज थर्सडे है ना, आज शाम को 5:30 बात होगी। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे पेजेस पे जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और अगेन एक बारी कि किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें। नमस्कार।